नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के कुछ बात कही है। उनका कहना ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, वो उद्देश्य काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। और प्रभावित होने का मतलब ये है कि कुछ जज अपनी पूरी तैयारी के साथ या कुछ ऐसी बातें करते हैं कोर्ट में जिससे जो न्याय की बात है वो प्रभावित होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का उल्टा असर हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था उसका उल्टा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये मामला आया कहाँ से, क्या क्या बातें हुई हैं, क्यों उन्होंने कहा। दरअसल ओडिशा में न्यायिक अकादमी है, वहाँ पर एक उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन किस विषय पर था? तो डिजिटाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट और ई पहल पर। इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि यह उल्टा असर हो रहा है जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इससे संबंधित जो बातें हैं, हमें क्या क्या समझना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि लाइव स्ट्रीमिंग कहते किसको हैं? तो लाइव स्ट्रीमिंग का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाना लाइव स्ट्रीमिंग है। ठीक है, तो एक हमने ये बात कर ली स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्ट्रीमिंग की बात कर ली। दूसरी बात ये होती है कि यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो हम वीडियो की बात कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग की शुरुआत भारत में, लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत गुजरात हाईकोर्ट ने किया। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे नहीं बढ़ रहा था। उस मर्यादा और उस, आप ये कह सकते हैं कि जिस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हिचकिचा रहा था, उसको लेकर के उन सभी मानदंडों को, उन सभी शंकाओं को तोड़ने का काम गुजरात हाईकोर्ट ने किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। और भारत की कई अन्य सारे जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अभी कौन कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। तो स्ट्रीमिंग की बात आप लोगों ने समझ ली। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों करने की बात पहले कहा गया था। कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं उन मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसमें आगे चल करके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस मामले को हम रिकॉर्ड के रूप में रखें, साक्ष्य के रूप में रखें। अब सवाल यह भी है कि ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा। इसको कहने के पीछे कारण यह है कि कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, वादी ने अपने अधिकारों या अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए न्यायालय से अपील की और वहां न्याय मांगा। लेकिन जो वकील साहब थे जो उस वादी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने उसका पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। या तो उनके पास योग्यता ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें उन्होंने छुपा ली हो जानबूझ करके, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो अपने मुवक्किल से ये कहते थे कि मैंने आपका पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा, सभी साक्ष्यों को अच्छे तरीके से रखा, लेकिन कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। तो ये बात आपने अपने मुवक्किल को तो बता दी। अब मुवक्किल उस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग अगर है तो हम उसके माध्यम से उन बातों को प्रमाणित कर सकते हैं। तो साक्ष्य के रूप में रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात भारत में हुई है। ठीक है, तो ये दो बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब इन दो बातों को समझने के बाद बात ये आती है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है या लाइव कार्यवाही है, इसकी आवश्यकता ही भारत में क्यों है। तो हमेशा इस बात को लेकर के चर्चा होती रहती है भारत में कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। और पारदर्शिता तभी आ सकती है जब कोर्ट में सब कुछ हमारे सामने हो। दो तरीके हैं, या तो आप कोर्ट में जा करके सब कुछ आप देखें, उसके लिए कई बार जो यातायात के साधनों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे थोड़े समय के लिए समझिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां से अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे, प्रयागराज, इसकी दूरी अच्छी खासी है। यहां का कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो वो जाएगा, यहां पर देखेगा। और अगर महीने में 2 बार तारीख होती है तो स्वाभाविक सी बात है इसके आने जाने पर खर्च इस व्यक्ति का ज़्यादा होगा। और यदि आने जाने पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसको न्याय मिलते मिलते काफ़ी देर हो जाएगी और तब तक ये बेचारा, जो इसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय तो बाद में मिलेगा, ये कंगाल जरूर हो जाएगा। हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब इतनी खर्चीली है। तो ऐसी स्थिति में एक ये भी बात कही गई कि जो व्यक्ति दूर है वो जा करके हर तारीख पर नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता तो कोई ऐसा माध्यम निकाला जाए जिसके माध्यम से उस तक सारी चीज़ें पहुंचती रहें। तो इसके लिए कहा गया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने मुकदमे को देख सकता है। उसमें उस व्यक्ति का जो वकील है उसने उसके पक्ष को सही ढंग से रखा या नहीं रखा, उन सभी बातों को देख सकता है, समझ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की न्याय तक पहुंच की बात होगी तो आसान हो पाएगी। आप यहां पर कह सकते हैं न्याय तक पहुंच आसान, न्याय तक पहुंच की बात कर लीजिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें न्यायाधीश, ऐसा कहा जाता है, न्यूज़पेपर के आधार पर मैं कह रहा हूं, न्यायाधीश ने सही ढंग से उन सभी मुकदमों पर विचार नहीं किया, सभी पक्षों पर विचार नहीं किया। तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो सभी को वो दिखाई देगा कि उस पर विचार किया गया या नहीं किया गया। क्या न्यायाधीश ने अनुशासनहीनता की या वकील ने अनुशासनहीनता की? तो यहां पर अनुशासन की बात होगी। अनुशासन, ये दोनों के लिए कहा जा रहा है। यहां पर जज आप कह सकते हैं या न्यायाधीश कह लीजिए, और वकील की भी बात होगी। दोनों ने अनुशासनहीनता की या नहीं की, अनुशासन का पालन किया या नहीं किया, इसके संदर्भ में हम सब कुछ देख सकते हैं, या इसके आलोक में सारी चीजें हम देख पाएंगे। अगली बात, सुधार की प्रक्रिया। सुधार की बात होती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, तो न केवल जो वादी प्रतिवादी का वकील है वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, बल्कि जो जज साहब हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति वादी है या प्रतिवादी है किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में इससे सुधार होगी। तो इसलिए कहा गया कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ये तो बात आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या कहती है। तो पृष्ठभूमि ये कहती है कि वर्ष 2018 में एक मामला आया था, जो स्वप्निल नाम के एक व्यक्ति थे, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट। ये 2018 का मामला है, ठीक है। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, सबसे पहली बात, कि सीधा प्रसारण होना चाहिए, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और किस आधार पर, क्यों होना चाहिए स्ट्रीमिंग होना चाहिए? इन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी अधिकार से यह भी पता चलता है कि सभी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय का अधिकार सभी को है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है तो हमारे इस अधिकारों की पूर्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, अर्थात महान्यायवादी, इन्होंने भी पक्ष रखा था
और इन्होंने पक्ष ये रखा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इन्होंने कहा कि जो सीजेआई अगर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा था कि जो संवैधानिक पीठ है अगर किसी मामले पर बैठ रही है तो उससे संबंधित मामला आता है तो उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। इन्होंने दो बातें कही, एक तो सीजेआई अगर वहां पर कोई मामला जा रहा है तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, साथ ही साथ संवैधानिक पीठ। अब आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, संवैधानिक पीठ का मतलब यह है कि अगर 5 जज या उससे अधिक किसी मामले पर सुनवाई के लिए बैठते हैं तो उसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। अगर 5 से कम जज अर्थात 3 जज बैठते हैं तो केवल उसे पीठ कहा जाता है, संवैधानिक पीठ नहीं कहा जाता। तो इन्होंने दो बातें कही कि इन दो मुद्दों को लेकर के लाइव स्ट्रीमिंग की जानी चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही दबाव ज़्यादा है और इतनी बड़ी भारत की आबादी है, अब तो हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है भारत। तो ऐसी स्थिति में अदालतों में जो भीड़ हो रही है उस भीड़ को कम करना चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, भीड़ को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, लोग घर बैठ करके अपने केस की प्रोसीडिंग को देख सकें, क्या बातें चल रही हैं, कैसा हो रहा है, क्या हमारा वकील है सच में हमारा पक्ष रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, इत्यादि बातें। अगली बात यह भी कहा गया कि वादियों की पहुंच, जो वादी है, वादी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अब थोड़ी देर के लिए समझ लिए, ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति अगर उसका कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, महीने में 2 तारीख अगर पड़ती है तो वो व्यक्ति लगभग 5 दिन जाने और 5 दिन आने में बिता देगा और उसके बाद जो उसके खर्चे लगेंगे वो अलग लगेंगे। अब इससे उस बेचारे को जो न्याय मिलेगा, न्याय मिलने से पहले वो कंगाल हो जाएगा, तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो व्यक्ति अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, अपने वकील से बात कर लिया, सारी चीज़ें हो गई कि मेरे केस की लिस्टिंग हुई है, कब सुनवाई होगी और उस दौरान वो उसमें उपस्थित रहेगा, अर्थात वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित रहेगा, स्ट्रीमिंग में उपस्थित रहेगा, अपनी केस की हियरिंग देख पाएगा। तो इससे क्या होगा, वादी की पहुंच कहां तक हो रही है, न्याय तक हो रही है। ये 4 बातें इन्होंने कहा था। अच्छा, एक और मामला आया, एक और बात यहां पर समझने वाली है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो रिकॉर्ड के रूप में भी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है। यहां पर अनुच्छेद 129 की बात करें तो अभिलेखी न्यायालय है। ऐसी स्थिति में इसका मतलब यह है, अभिलेखी न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में भविष्य के लिए निचली अदालतों के लिए रखा जाएगा और अगर उससे संबंधित मिलता जुलता कोई मामला आता है तो उसकी जो लोअर कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे की जो कोर्ट हैं, उसको आधार बना करके निर्णय दे सकती हैं। तो इसके लिए भी इस आधार पर पूर्ति होती है अभिलेखी न्यायालय के रूप में। अब बात यह होती है कि देश के कौन कौन से न्यायालय हैं, हाईकोर्ट की बात की जा रही है, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो यहां पर देख लें, जो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली कोर्ट है, गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक, आप देखेंगे यहां पर ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये 6 हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अच्छा, बात यह भी आती है कि ऐसा कौन सा मामला आया था जिसको लेकर के सीजेआई ने कहा था, अभी उस पर चर्चा करेंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो क्या हमें उसका कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसके लाभों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाभ सबसे पहले यह है कि जिस पारदर्शिता की हम लोगों ने बात की थी, पारदर्शिता, वो पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी न्यायिक व्यवस्था में। साथ ही साथ जो न्यायिक प्रणाली है उस तक पहुंच लोगों की सुनिश्चित हो पाएगी। तो आप यहां पर कह सकते हैं, पहुंच कहां तक, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।
न केवल न्याय तक पहुंच की बात होगी, यहां पर वर्चुअल लोगों की उपस्थिति भी कोर्ट में हो पाएगी। तो आप एक और बात कहेंगे कि उपस्थिति, कैसी उपस्थिति? तो वर्चुअल उपस्थिति की बात यहां पर की जाती है कि कोर्ट की कार्यवाही में व्यक्ति, वादी प्रतिवादी जो भी हो, वो उपस्थित रह सकता है और जो खर्चा लगता है वो उसका कम हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर कही जाती है कि जो कानूनी शोध की बात आती है, जैसे कानूनी मामलों पर शोध, कोई व्यक्ति है जो अभी लॉ की डिग्री लिया है और उसे लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वो आराम से सुन सकता है। एक तो ये बात है, उस मामलों पर शोध कर सकता है। हो सकता है कि उसे न्यायालय में बैठने का स्थान न मिले, यहां पर वो अपने घर पे बैठ करके ऐसा कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात भविष्य के लिए धरोहर की बात होती है, धरोहर। अब आप कहेंगे इसमें धरोहर का क्या मामला आता है? एक बहुत अच्छे वकील, अच्छे मतलब कि प्रसिद्ध वकील के रूप में जाना जाता है स्वर्गीय राम जेठमलानी जी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी नहीं सुनते थे। एक बार ऐसी किंवदंती है या कहानी, जो भी कह लीजिए, या सच्चाई है, यह कहा जाता है कि किसी मामले की सुनवाई को लेकर के थोड़ा लेट हो गई थी इंदिरा गांधी जी, और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रही थी और वो उधर से राम जेठमलानी जी उतर रहे थे, उन्होंने रुकने के लिए कहा, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री उस समय थी, उन्होंने रुकने के लिए कहा राम जेठमलानी जी से। उन्होंने कहा कि आप मेरे कार्यालय में आकर के मिलिए। कहने का मतलब यह है कि वो इतने धाकड़ वकील थे कि उनका भी नहीं सुनते थे, मतलब देश की प्रधानमंत्री का भी नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी बात होगी, और स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रसिद्ध वकील हैं, तो वो कैसे केस लड़ रहे हैं, कौन सी दलील दे रहे हैं, किस मुद्दे पर क्या बात वो कह रहे हैं, अगर अगली पीढ़ी को सीखना हो तो कैसे सीखेगी? अब अगली पीढ़ी राम जेठमलानी जी है नहीं और उनके रिकॉर्डिंग है नहीं, तो वो कैसे इतने महान व्यक्तित्व बन पाए थे, वकालत के क्षेत्र में इतना आगे कैसे पहुंच पाए थे, ये कैसे हम सीखेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो हम उसे साक्ष्य के रूप में रख करके न केवल उस पर शोध कर पाएंगे, बल्कि सीखने के लिए, अगली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में भी हम दे सकते हैं कि ये हमारी धरोहर है। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्या हर चीज का सकारात्मक पक्ष ही होता है? उसके कोई नकारात्मक पक्ष नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे या चिंताओं की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के चिंता प्रकट करती हैं। तो यहां पर जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो सीजेआई ने कहा है वो कौन सी बातें हैं। सीजेआई ने ये कहा कि कुछ ऐसे जज हैं जो उस दौरान, अर्थात सुनवाई के दौरान, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनकी मर्यादा के खिलाफ है, जो नहीं बोलना चाहिए। जैसे पटना हाईकोर्ट के एक जज साहब की बात को उन्होंने सामने रखा और ये बताया कि वो एक आईपीएस अधिकारी को ये कह रहे थे कि आप ये कैसे कपड़े पहन करके आए हैं। तो ये बात उस प्रोसीडिंग का मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। अब ये बातें लगातार लोग, जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उस पर, सोशल नेटवर्किंग है या सोशल साइट है, उस पर लगातार रील बना करके वायरल कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो उनका ये कहना है कि ये जो बातें हो रही हैं ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसी से सोचिए, सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसारण होता रहता है। सोशल मीडिया में आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। अब आधी अधूरी जानकारी, जैसे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की, वो व्यक्ति मर गया। अब ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने हत्या की, वो किस वजह से की, कौन सी परिस्थिति थी, हम किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो हत्या हुई है उसके बारे में हम बात जरूर कर सकते हैं। तो वहां पर जो आधी अधूरी जानकारी दी गई है, उसके आधार पर पक्ष और विपक्ष सोशल मीडिया पर बन जाता है। और यदि किसी विषय पर पक्ष विपक्ष बनता है और उसका मीडिया ट्रायल होता है, तो उससे हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती है।
कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। तो सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है गलत सूचना का प्रसार हो रहा है, जिससे देश में शांति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो पहली बात यहां पर आप ये देखेंगे कि किसकी बात की जा रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर लगातार गलत सूचना का प्रसार हो रहा है, ठीक है, उसको रोकना जरूरी है। और उसको रोकना जरूरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो जज हैं या वकील हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उन्हें अपने मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले से इन बातों को तैयार करके आए कि हमें कहां पर क्या, किस विषय पर, किस क्लॉज के साथ, किस विषय पर क्या निर्णय देना चाहिए। और इसके लिए प्रशिक्षण की बात है, क्योंकि जज की एक गरिमा है और उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कुछ भी लाइव प्रसारण चल रहा है या जो कुछ भी यूट्यूब पर है वो एक हिस्ट्री बन गई, वो हमेशा के लिए रहेगी। अगर भविष्य में यूट्यूब रहता है तो अगली 10 पीढ़ियां उस बात को देख पाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, आगे की पीढ़ी आज की पीढ़ी की न्यायिक व्यवस्था और उनके द्वारा कही गई बात पर वो हंसेंगी, तो इससे हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होगी। बच्चे पूछेंगे, क्या पापा आपके समय में ऐसे ऐसे जज हुआ करते थे, यही बातें पूछते थे कि क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं। एक जज साहब ने ये पूछ लिया अपने महिला वकील से कि इस मामले में आप तैयारी करके क्यों नहीं आई। तो ये तो इस तरह के मामले जो आ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो जो प्रसारण हो रहा है, जो सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, उनको रोकना जरूरी है। उससे पक्ष विपक्ष बनता है, सोसाइटी में अस्थिरता पैदा होती है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि गोपनीयता का मामला आता है कि गोपनीयता, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पति और पत्नी के बीच मामला है, उनके बेडरूम का मामला है और वो मामला कोर्ट में गया। पत्नी ने ये कहा कि मेरे पति, वो जो मेरे पति हैं, मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसका आधार ये बताया गया कि ये नपुंसक व्यक्ति हैं। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और इसलिए इस रिलेशन में मैं नहीं रहना चाहती। एक तो ये बात है। दूसरी बात, पुरुष की तरफ से आरोप लगाया जा सकता है कि जो मेरी फिजिकल नीड है यहां से पूरी नहीं हो पा रही है। अब ये मामला बहुत ज्यादा गोपनीय है, भविष्य में उस व्यक्ति को लेकर के सोसाइटी में बहुत ज्यादा छींटाकशी हो सकती है। तो ऐसे मामलों को रोकना जरूरी है और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। अगर हर मामले को हम यूट्यूब पर ऐसे देते रहेंगे तो एक व्यक्ति का जीवन समाज में दुभर हो जाएगा, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उसकी कमजोरियों का लाभ उठा करके उस पर छींटाकशी, उसकी आलोचना इत्यादि वगैरह करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में जाकर के वो सुसाइड कर ले। तो ये बातें यहाँ पर गोपनीयता बनाए रखना। अगर कोई निजी जानकारी है तो उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि किसी व्यक्ति की गरिमा प्रभावित हो सकती है, उसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि उसे यूट्यूब पर सीधा प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। एक और बात होती है, जो वीडियो लगातार उस पर जा रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब की बात करें या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट की बात कर लें, उस वीडियो का गलत दुरुपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि जज साहब ने उसको डांट दिया, आईपीएस को डांट दिया। आईपीएस की भी ठीक बात है कि अगर हायरार्की देखें तो न्यायालय यहाँ से ऊपर है, अगर कोई आईपीएस है, आईएएस अधिकारी है। लेकिन अब उस व्यक्ति की रील बना करके लगातार वायरल किया जा रहा है, तो उस अधिकारी की गरिमा वहां प्रभावित हो रही है। और न केवल गरिमा प्रभावित हो रही है, अब उसका जो प्रशासनिक महकमा है उसकी खुद इज्जत नहीं करेगा। इनको तो ये तो वही हैं जिनको जज साहब ने डांट दिया था, फटकार लगाई थी। तो गरिमा बनाए रखना जरूरी है। तो वीडियो का यहां पर क्या हो रहा है, गलत प्रयोग हो रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वीडियो का गलत प्रयोग, इसको रोकना जरूरी है। एक और बात आती है, ठीक है, अगर कोई संगीन मामला है, एक कमजोर व्यक्ति है और एक व्यक्ति बाहुबली है,
बाहुबली ने कमजोर व्यक्ति के साथ कुछ भी ऐसा किया हो जिससे ये मामला कोर्ट में गया। अब उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जमीर जिंदा है और वो सोसाइटी में जिंदा है, ठीक है, अगर जिंदा है तो नजर आना भी जरूरी है। तो अगर वो व्यक्ति जिंदा है और वो गवाही देने के लिए तैयार होता है कि ठीक है, इस मामले में मैं जस्मदीद गवाह हूं, मैं गवाही दूंगा। अब पता चला कि जो बाहुबली है वो गवाह को ही उठा ले गया और उसका काम तमाम कर दिया। तो ऐसे मामले में गवाहों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। कैसे? लाइव स्ट्रीमिंग से, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये अमुक व्यक्ति है जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था। हालांकि गवाहों की सुरक्षा के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही दिया था, लेकिन बात यह है कि क्या हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक समस्या है। तो पहली बात यहां पर वादी की गोपनीयता और उसके साथ साथ गवाहों की सुरक्षा की बात होती है। गवाहों की सुरक्षा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि कई बार हर कोई चाहता है कि मेरा रील बने, मैं फेमस हो जाऊं। आजकल तो मेट्रो में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ भी कैसे भी कपड़े पहन के लोग घूमने लग रहे हैं, डांस करने लग रहे हैं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लोग मुझे पहचानने लगें, मैं अक्खा मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाऊं। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम गलत चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और लोगों में जिज्ञासा। अगर कोई फीमेल का मामला है तो मेल, अरे ज़रा मुझे भी दिखाओ क्या है, और मिलियंस उनके व्यूज आ रहे हैं। अगर पढ़ाई से यही संबंधित मामला हो तो पढ़ना कोई भी नहीं चाहता, ज्ञान कोई नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि क्या हुआ, दिखाओ तो ज़रा। और दिखाओ तो में ये एक गलत प्रथा बनती जा रही है कि लोग कुछ भी अनाप शनाप डाल दे रहे हैं और वो वायरल हो जा रहा है और वो अच्छा खासा मनी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है सस्ती लोकप्रियता। अब सस्ती लोकप्रियता किसको अच्छा नहीं लगता है? पता चले कि जज साहब ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि यहां से रिटायर होते ही मुझे चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने को ध्यान में रख करके वो ऐसे डिसीजन देते जा रहे हैं जिससे वो फेमस हो रहे हैं। अब इससे जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है वो भी प्रभावित होता है, और न्यायिक व्यवस्था में न्यायपालिका तो मजबूत होगी, उस व्यक्ति की छवि तो अच्छी होगी, ठीक बात है, लेकिन बाकी जो प्रशासनिक महकमा है उसकी स्थिति खराब होगी और उसे कुछ लोग समझेंगे ही नहीं। जैसे पुलिस प्रशासन की बात करें, कुछ नहीं समझेंगे कि अरे क्या पुलिस क्या है, कुछ नहीं, न्यायालय में जाएंगे, जज साहब हैं ऐसे न्याय देते हैं, उसी कोर्ट में जिसमें वो बैठते हैं अपना मुकदमा लगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर वो बातें सुनेंगे और वो जो जज साहब हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिलती रहे। तो यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रभावित होकर के भी निर्णय दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं। अब बात यहाँ पर कुछ और जो हैं, जैसे अपवाद की बात करें तो कुछ अपवाद की बात यहाँ पर की जाती है। अपवाद कैसा? अपवाद जैसे पहली बात ये होती है कि कुछ ऐसे मामले जैसे वैवाहिक मामले हों जिसमें गोपनीयता से संबंधित मामले हों, जैसा कि मैंने बताया पति पत्नी से संबंधित, या किशोरों के हित से संबंधित कोई मामला हो, इन मामलों को सार्वजनिक न किया जाए, अर्थात उसका लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैवाहिक मामले या व्यक्तिगत मामले, वैवाहिक मामले, किशोरों से संबंधित अगर कोई मामला हो, संबंधित मामला, इसका लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर
राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो उसका लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारे जो विरोधी हैं, हमारे शत्रु देश हैं, हमारे खिलाफ तैयार हो सकते हैं हमारी कमियों को जान करके और उन सभी जानकारी को इकट्ठा करके। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले। साथ ही साथ अगर सार्वजनिक व्यवस्था किसी विषय को लेकर के बिगड़ सकती है, ऐसे मामलों में भी लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अगर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला हो, यौन उत्पीड़न, इससे संबंधित मामले में भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मामला खराब हो सकता है। मामला इसलिए खराब हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला, किसी लड़की या किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो ऐसे मामलों में उनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। और अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, आप दिखा रहे हैं, तो फिर उसका एंटी होगा। तो ये बात है। अगर ऐसा लगता है कि कोई संवेदनशील मामला है, मामला जिससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है या दो समुदायों के बीच भिड़ंत हो सकती है, तो ऐसे मामलों का भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए। अब ठीक बात है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्या कुछ सुझाव भी हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे ये मामले तो हैं ही, हमें क्या करना चाहिए? फिल्ट्रेशन करना चाहिए। फिल्ट्रेशन अर्थात ऐसे मामलों का चुनाव करना जिससे ऐसी व्यवस्था जो सार्वजनिक व्यवस्था है या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, उससे उस व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंच सकती है, ऐसे मामलों को हमें फिल्टर करके निकालना होगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से बचना होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन, हमें फिल्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर कोई जज ऐसा कर रहा है, अगर कोई वकील ऐसा कर रहा है, तो हमें उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार PIL दायर करके वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं और उटपटांग हरकतें करता है, कुछ भी मामला अगर PIL का नहीं बनता है तो भी ला करके दायर करता है, तो इस तरह से हमें बचने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, सस्ती लोकप्रियता, लोकप्रियता, इससे संबंधित जो मामले हैं उन पर हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये देखना होगा कि मंशा क्या है। साथ ही साथ न्यायाधीशों को भी ये ध्यान रखना है कि उनके पदीय कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कमज़ोर होता है उसके ज़ुबान पर एक ही बात होती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। उसे पता है कि मैं फिजिकली इससे लड़ नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो इसके खिलाफ मैं लड़ सकता हूँ, ठीक ना भ्रष्टाचार का सहारा ले सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसे एक ही चीज़ दिखता है कि न्यायालय में मुझे न्याय मिल सकता है, और तभी वो कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा। इसलिए न्यायाधीशों को भी चाहिए कि अपने पदीय कर्तव्यों और गरिमा का ध्यान रखें। गरिमा, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात आती है कि अनाधिकृत जो स्ट्रीमिंग है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर कोई वीडियो इस तरह का वायरल करता है या उसका शॉर्ट्स बनाता है या छोटे छोटे क्लिप बना करके डालता है, तो उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप ऐसे कह सकते हैं, शॉर्ट्स अगर कोई बना रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जो डीप फेक जैसे मामले हैं, डीप फेक, इन मामलों को हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा और उससे संबंधित लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे एक नीतीश कुमार जी का और एक लालू यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था और उसमें कुछ इस तरीके से दोनों लोगों को दिखाया गया था कि दोनों लोग एक गाना गा रहे हैं और सेम उनकी जो गर्दन है, मतलब उनके शरीर का जो मूवमेंट है बिल्कुल एक जैसा हो रहा है। तो वो इस तरीके से बनाया गया था कि लग रहा था कि बिल्कुल रियल है। उसे हम डीप फेक कहते हैं, ठीक है।
तो डीप फेक जैसे मामले हैं उन पर भी हमें प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है और इसके लिए एक हमें टास्क फोर्स गठित करने की ज़रूरत हो सकती है, जिसके माध्यम से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके और जो न्यायिक व्यवस्था है, दरअसल न्यायिक व्यवस्था का जो औचित्य है उसे पूरा किया जा सके। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमारे क्लास से जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सही समय पर मिलता रहे और आपसे कोई क्लास मिस ना हो। चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।